चलो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं हम लोग। ये आप लोग को पता तो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं 28 जनवरी शिफ्ट 1 का जेई मेन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट टू 15 हो गया। फर्स्ट टू 11 एक वीडियो में बना रखे हैं। फर्स्ट टू 11 वो आपको इस वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शंस में दे देंगे। ओके, तो आप उसको भी देख लेना, और जो उसके बाद के क्वेश्चंस हैं वो आज के वीडियो में होंगे, तो वो भी आप देख लेना। बट बच्चों, जो भी 11th क्लास के बच्चे हैं जो जेई मेन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या 12th क्लास के बच्चे हैं जेई मेन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक PIQs तो ज़रूर करते रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग मेरे लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करो, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि वो केवल मेरा जो लाइव क्लास होगा वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होगा, या जो मेरे मेंबर्स बनेंगे उनके लिए होगा। तो दो कंडीशन है कि सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेंबर बनना चाहो तो मेंबर भी बन सकते हो, ठीक है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। ये लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहीं के बच्चे हों, किसी भी जगह के बच्चे हों, हिंदी वाले हों, इंग्लिश वाले हों, जो ऐसे भी पढ़ने वाले हों, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मिक्स लैंग्वेज होती है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, चाहे वो हिंदी की मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों। इसलिए आप लोग से कि लाइव क्लासेस आप मेरी ज़रूर ज्वाइन करें। और अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अभी बच्चे जब आएंगे सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग को लाइव क्लासेस तभी शुरू होगी कि जब आप लोग कमेंट्स में डालोगे कि आई एम इंटरेस्टेड। जो भी वीडियो आप देखते हो मेरा, उसके नीचे अगर आप लिख देते हो आई एम इंटरेस्टेड, तो समझ जाएंगे कि आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो। तो उन्हीं बच्चों को केवल हम वहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है। लेट फॉर सम फंक्शन y इक्वल fx 0 to x। तो ये आपका इक्वेशंस है, आपको दे रखा हुआ है। तो इसको क्या करना होगा बच्चों, आप जानते हो कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो। इसे जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रेशन हट जाता है बच्चे। TFT 0 to x इक्वल, अब इसमें u इंटू वी लगा दो, एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस fx इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स एफ एक्स लोअर लिमिट में तो ये 0 ही जाएंगे, 0 का मल्टीपल एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2x एफ एक्स। अब आप एक्स स्क्वायर एफ एक्स को तो आप यहीं रखो और इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो माइनस एक्स एफ एक्स हो गया। एफ एक्स को यहाँ डिनोमिनेटर में लाते हैं, एफ एक्स इक्वल माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया, ये डिवाइड होकर के -1 ओवर एक्स। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें। अब इनको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है बेटा, ये log एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो ये फॉर्मेशन में तो log एफ एक्स लिख लो, ठीक है। और ये भी फार्मूला है log एक्स। दूसरी चीज़ है कांस्टेंट की, तो उसे भी आप प्लस कर लो log में ही। यहाँ पर ये गिवन ही है x ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चन में बेटा मेंशन है x ग्रेटर देन 0, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मॉड नहीं लगाओगे तो भी सही रहेगा। अब ये हो गया log एफ एक्स, यहाँ थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी चलेगी, log c अपॉन एक्स हो गया, log की प्रॉपर्टी से c अपॉन एक्स हो गया। तो एफ एक्स इक्वल क्या आ गया, c अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन गिवन है,
इनिशियल कंडीशन ये है कि एफ ऑफ 2 इक्वल 3, मीन्स एक्स की जगह आप 2 पुट कर दोगे और एफ 2 की जगह पे 3 पुट करोगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पुट कर देते हैं। एफ ऑफ 2 इक्वल सी बाई 2, मीन्स 3 इक्वल सी बाई 2। तो सी इक्वल क्या आ गया बच्चे? 6 आ गया। अब आपको फाइंड करना है एफ ऑफ 6। क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ 6 फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो चलिए एफ ऑफ 6 फाइंड कर लेते हैं। सी की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पुट कर दें दोनों को। 6 बाई 6 1। तो व्हाट इज एफ ऑफ 6? 1। ओके, तो यही आपका क्वेश्चन है, कंप्लीट हुआ। देखो कितना सिंपल और इजी क्वेश्चंस थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने 17। लेट NCR माइनस 1 इक्वल 28, NCR इक्वल 56, NCR प्लस 1 इक्वल 70, लेट A इक्वल 4 cos t, 4 cosine t, B गिवन है और C गिवन है। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, वेयर T इज पैरामीटर। T क्या है यहाँ पर? पैरामीटर है। फिर फाइंड क्या करना है? लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। क्या फाइंड करना है? लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। मीन्स जो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड का पॉइंट होगा उनमें से एक x होगा और एक y होगा, और वो वैल्यू इसके अंदर पुट करके फिर हम लोग अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो r और n की वैल्यू फाइंड करनी होगी बच्चों। तो यहाँ से r और n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं, इनका रेशियो फाइंड कर लेते हैं। NCR माइनस 1 ओवर NCR इक्वल, देखो बच्चों इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं। इस R को ऊपर ले जाओ, इसको पहले लिख लेते हैं। चलो 28 बाई 56, इस R को ऊपर ले जाओ और नीचे n में से इस R को माइनस कर दो, इस R को माइनस कर दो। ये डायरेक्ट लिखने का एक तरीका होता है। ये 21 जा 22 जा, ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 R इक्वल n माइनस R प्लस 1, तो n इक्वल क्या आ गया? 3R माइनस 1। ये इक्वेशन बन गया। इसी तरह से सेकेंड रेशियो हम लोग फाइंड कर ले और वहाँ भी इक्वेशन फाइंड कर लें। अब आप लोग बताओगे कि ये क्या बनेगा? NCR ओवर NCR प्लस 1 इक्वल 56 अपॉन 70। क्या बताया बच्चों? ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो ये R प्लस 1 हो गया, और ये वाली टर्म n में से माइनस होगी, n माइनस R हो गया। 14 4 जा 56, 14 5 जा 4 बाई 5। आप चाहे तो यहाँ n की वैल्यू पुट कर सकते हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5R प्लस 5 इक्वल 4, n की वैल्यू पुट करते हैं। 3R माइनस 1 माइनस R, 5R प्लस 5 इक्वल 12R, 12 2 और 4 8 कर देते, चलो माइनस 4R कर दिया। ये हो गया 8R माइनस 3R हो गया। ओके, और ये हो गया माइनस 9। तो R की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। R की वैल्यू 3 आ गई। अब R की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, n आ जाएगा। तो n आप लिख लो फ्रॉम n इक्वल 8। ये तो इस तरह से आपको n की वैल्यू आ गई 8 और R की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पर पॉइंट में वर्टिसेस में पुट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे सेंट्रॉइड। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड A B C। इनके सबके पॉइंट्स दे रखे हुए हैं। 4 cos t, 4 sin t, 2 sin t माइनस 2 cos t। एंड अब देखो जो n और r आपने फाइंड किया है वो इस C वर्टिसेस में पुट कर दो। C वर्टिसेस यहाँ पर है, ये यहाँ पे पुट करो। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 8 1, तो ये हो गया 1। फिर यहाँ पुट करो R इज 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 1 0 आ गया। मीन C के पॉइंट क्या आ गए? 1 0। तो ये पॉइंट आपको मिल गया बच्चों। अब इसका सेंट्रॉइड निकालना है। ठीक है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सपोज दैट इज सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3
बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अंडरस्टूड? चलिए यूज कर लेते हैं यहाँ पर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो ये हो गया 4 cos t 2 sin t, 4 cos t प्लस 2 sin t, 2 sin t x3 क्या है बच्चे 1 बाई 3, ठीक है। और दूसरे का सेंट्रॉइड क्या है 4 माइनस 0, 4 sin t माइनस 2 cos t 0, 0 तो 0 ही हो गया, 3 हो गया। ये सेंट्रॉइड निकल गया बच्चे, ठीक है। अब सेंट्रॉइड का लोकस हमें फाइंड करना है, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो पॉइंट ये रिलेशन हमें दे रखा हुआ है, इस रिलेशन को पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं। 3 ये x हो गया पूरा, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया जाएगा, प्लस 2 sin t प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस इसका ये साइड बच्चे लिख लेते हैं, पहले सॉल्व भी कर लेते हैं। प्लस अब 3y 3 इंटू 4 sin t माइनस 2 cos t डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर इक्वल हो गया अल्फा। बेटा इस रिलेशन में पुट किया गया है, बार बार समझा रहे हैं, इस रिलेशन में पुट किया गया, ये जो रिलेशन है इसके अंदर पुट किया गया, ठीक है। तो पुट कर दिया गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 अंदर ये बच्चे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे, अब चलिए डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 16 आ गया यहाँ पर, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 2a भी तो कैंसिल हो गया, किसके इक्वल आ गया 20, अल्फा किसके इक्वल आ गया 20 के इक्वल आ गया। तो व्हाट इज योर आंसर 20 इज आंसर, 20 इज आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार ये क्वेश्चन आप लोग देख लो। लेट O be the origin, point Z1, the point B Z2, such that root 3 Z2 equal Z1 and argument of Z2 equal this, then find the area of triangle। वो आपको ओरिजिन गिवन है, ये आपका Z1 हो गया और ये आपका Z2 हो गया, ये Z1 Z2। यहाँ से आप मेट कराइए इसे, O इसे हो गया, इससे ये आपको ट्रायंगल मिल गया। तो ट्रायंगल के हमें क्या चाहिए होती है बेटा, साइड चाहिए होती है। तो ये Z1 हो गया। तो बच्चों ये इस तरह से आपने फिगर बना लिया, O Z1 Z2, ये आपका आ गया Z1 मॉड ऑफ Z1, ये हो गया मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। बेसिकली आपका काम क्या, आप समझ गए होंगे कि हमें Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, Z2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास, हम लोग के पास क्या क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। ये आपके पास रिलेशन है ये, तो इससे हमें क्या मिल गया, यही लिख लेते हैं, Z2 अपॉन Z1 इक्वल आ गया 1/√3। दूसरा रिलेशन यहाँ से मिलेगा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल π/6। ये रिलेशन एक इससे मिल गया और एक इससे मिल गया, इस रिलेशन का यूज होगा। देखो ये फॉर्मूला होता है आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 मीन्स आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 इक्वल हो गया π/6। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल गया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 इक्वल π/6, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चे, सपोज दैट कि कोई आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r1e⁻θ1, कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है r2e⁻θ2 Z2।
अब इनको डिवाइड करो, Z2 अपॉन Z1, तो क्या बना बच्चे, R2 अपॉन R1 हो गया, और ई रेस्ट पर आटा θ1 θ2 अपॉन ई रेस्ट पर आटा θ1। तो जब इस तरह से इसको सॉल्व करोगे Z2 अपॉन Z1, तो R2 अपॉन R1 और बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट आटा θ2 माइनस θ1 हो गया। अब ये θ2 θ1 क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, और ये क्या होता है, मॉडुलस होता है। ठीक है, ये मॉडुलस होता है, ये आर्गुमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग ये कंडीशन आ गए, θ2 क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो गया, और ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 हो गया, और R2 अपॉन R1 क्या हो गया, मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ Z1। तो Z1 अपॉन Z2 हमें क्या मिल गया, यहाँ पर Z2 अपॉन Z1 हमें मिल गया मॉड ऑफ Z2 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू ई रेस्ट पर आटा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1, ये हमें मिल गया। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं Z1 अपॉन Z2 के। Z2 अपॉन Z1 क्या है, 1/√3, 1/√3 पुट किया, ई रेस्ट पर आटा π/6 हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ई रेस्ट पर आटा थीटा होता क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो बेटे ये आर्गुमेंट से लेकर के पोलर फॉर्म इसे बोलते हैं, यूलर फॉर्म। तो ई रेस्ट पावर आटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आटा साइन थीटा, ये होता है आपका। तो यहाँ से ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ये वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या मिला हमें, Z2 कर दो, Z1 का मल्टीप्लाई कर दो, 1/√3 हो गया। अब इसे लिख लो cos π/6 प्लस आटा साइन π/6, ये आ गया। तो cos π/6 क्या होता है बच्चों, √3/2। Z1 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर, ये Z1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो चलिए Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, √3 + 2 √2 आटा डिवाइडेड बाई √3। cos 30 होता है बच्चे √3/2 प्लस आटा 1/2, ये आ गया। अब इनका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रियल को रियल के साथ, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। चलिए √3 हो गया 3, फिर आटा को आटा के साथ करिए -2√2 प्लस आटा 6√2 प्लस √3 आटा डिवाइडेड बाई 2√3। तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए बच्चे। ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गया √2 सॉरी, ये बेटा √6 आएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये तो निकल गया आपका Z2 की वैल्यू। अब Z2 के बाद थर्ड साइड निकालना हमें, Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। तो Z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है आपका, √3 + 2√2 आटा माइनस ये है आपका 3 - 2√2 प्लस 2√6 माइनस प्लस √3 आटा डिवाइडेड बाई 2√3। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए और इसमें से माइनस कर दीजिए। तो देखिए 2 और √3 3 हो गया, 2√3 कितना हो गया 6। ठीक है, और 6 - 3 कितना हो गया 3 हो गया। अब आप आ जाइए इस पे, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2√2 रियल पार्ट। नाउ इमेजनरी पार्ट, 2 2 = 4, 4√6 आ गया, 4√6। अब यहाँ भी कर लेते हैं, 4√6 माइनस 2√6 कितना हो गया, 4√6 माइनस 2√6 2√6, ये प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपका सॉल्व करके। ये आटा पहले ही लिख दिए बच्चे, 2√6
3। अब इस तरह से इनका मॉडुलस फाइंड कर ले। मॉडुलस फाइंड करने के बाद क्या होता है कि हमें लेंथ मालूम हो जाती है एक्चुअली। तो बच्चे ध्यान से देखना कि जो हमारा ये इसका मॉडुलस है और जो ये न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, फिर ऐसे इसके और इसकी भी न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। चेंज क्या है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो बट वो चीजें दोनों में इंटरचेंज है, मीन्स जो चीज यहाँ प्लस था वो माइनस हो गया, जो यहाँ प्लस था माइनस, तो उस पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को रिलेट कराने के बाद, इन दोनों चीजों को रिलेट कराने के बाद आपका मिलेगा मॉड Z1 माइनस Z2 इक्वल मॉड Z2। ठीक है, ये एक बार निकाल के आप लोग बताइएगा, कमेंट में डालिएगा कि इक्वल आ रहा है कि नहीं। मीन्स ये दो साइड ट्रायंगल के इक्वल हो गए। आप यहाँ देखो, ये दोनों साइड ट्रायंगल के क्या हो गए, इक्वल हो गए। मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। किस टाइप का ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो यही आपको बताना है कि किस टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ऑब्टूस एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। मीन्स आइसोसेलेस तो प्रूफ हो गया, अब हमें ये बताना कि ऑब्टूस है कि नहीं। तो ये दो साइड इक्वल है बच्चे, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होने चाहिए, एंगल। तो हम यहाँ से tan थीटा फाइंड कर लें, यहाँ से tan थीटा फाइंड कर लें, वो पता चल जाएगा कि ये एंगल्स इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए जेड के में देख लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से देखोगे बच्चे, तो एक एंगल तो आपको अपने आप ही मिल गया है। वो क्या मिला है, π/6। तो अगर दो साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो ये भी कितना हो गया, π/6। दो साइड इक्वल है तो ये इन दोनों के जो एंगल्स बनेंगे वो π/6, अपोजिट साइड में π/6 बनेंगे। अब हमें थर्ड फाइंड करना है, तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस इन दोनों को ऐड कर दे, 2π/6 हो गया। तो क्या आ गया, 2π/3 आ गया। तो मीन्स ऑब्ट्यूस, इसका मतलब हो गया कि ये 120 डिग्री हो गया, तो ऑब्ट्यूस भी हो गया। तो विच आंसर इज करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट। इसका डी आंसर करेक्ट है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3 डिफेक्टिव ऑरेंजेस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 7 गुड ऑरेंजेस। मतलब 7 अच्छे में 3 डिफेक्टिव मिक्स हो गए हैं, तो 7 गुड ऑरेंजेस 7 है। ठीक है, डिफेक्टिव है 3। अब ये दोनों मिक्स होकर के, दोनों मिक्स हो गए और मिक्स होकर के टोटल ऑरेंजेस हो गए आपके 10। ये टोटल ऑरेंजेस हो गए। ठीक है, ये अब इसके बाद मिक्स कर दिया गया। इसके बाद ये इनमें कैसे निकाला जाए, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो क्या लिखा हुआ, 2 ऑरेंजेस आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। इसमें से 2 ऑरेंज आपको निकालना है। ठीक है, इफ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव ऑरेंजेस देन द वेरिएंस ऑफ एक्स। तो मीन्स एक्स यहाँ पर क्या है, रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल कैसे बनाते हैं बच्चे, पहले हम लोग लेते हैं x = 0 से स्टार्ट करेंगे। कितने निकालने हैं, टोटल हमें 2 निकालने हैं। तो 2 निकालने का मतलब क्या हो गया कि या तो दोनों ही डिफेक्टिव नहीं है, दैट मीन्स कि नॉट डिफेक्टिव, बोथ आर नॉट डिफेक्टिव, या 1 डिफेक्टिव या बोथ आर डिफेक्टिव। तो दैट मीन्स कि 0, 1 और 2 ये 3 केसेस हमारे बनते हैं। तो x = 0 के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी फॉर x = 0, 0 मीन्स बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव। ओके, दोनों डिफेक्टिव नहीं है। तो डिफेक्टिव नहीं है वो कितने हैं, 7 है। 7 में से 2 फाइंड करना आपको। तो 7C2 हो गया। टोटल कितने हैं, 10, 10C2 हो गया। 7 × 6/10 × 9 कर दोगे। ठीक है, इसको कैंसिल करने की कोशिश ना करो क्योंकि अभी हम लोग को सॉल्व करना है। फिर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x = 1। x = 1 मीन्स 1 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव। एक डिफेक्टिव है तो दूसरा नॉन डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव कितने, 3 है, तो 3 में से 1 निकालना और 7 में से 1 निकालना। 7C1 × 3C1 डिवाइडेड बाई 10C2।
2 आप ऊपर कर दो, इंटू हो जाएगा 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9, तो ये 7 3 21, ये भी हो गया 42/90। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ आर डिफेक्टिव। बोथ आर डिफेक्टिव मीन्स 3C2 डिवाइडेड बाई 10C2, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 9, 6/90। ये आपका निकल गया बच्चे। अब हमें निकालना वेरिएंस, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेरिएंस, जल्दी बताओ बच्चे क्या होता है वेरिएंस का फॉर्मूला? समेसन PI(xi)² माइनस समेसन PI(xi) होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, जो भी प्रोबेबिलिटी निकाल के हैं उसको PX से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए एक हम चार्ट बना लेते हैं और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पहले हम फाइंड करते हैं PXI, तो इसे मल्टीप्लाई करो, 0 हो गया, ठीक है, और समेसन भी लगा देते हैं, प्लस हो गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 42/90 हो गया, प्लस कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करें 12/90, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया बेटा 54/90, ठीक है। अब फाइंड करना समेसन PI(xi)²। इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं करना, ये जो आपने मल्टीप्लाई कर रखा हुआ है इसी को दोबारा कर लो, तो ये फिर से 0 आ गया, प्लस 1 का करोगे फिर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, केवल चेंजिंग कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। 12 की जगह क्या हो गया 24 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दो तो कितना आ गया 66/90 आ गया, 66/90, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया 66/90 माइनस 54/90 होल स्क्वायर। तो देखो ये कैंसिल आप कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते हो? 9 6 54, ये सॉल्व आपको करना पड़ेगा। 9 6 54 होता है बच्चे, और 9 10 36/100 हो गया, माइनस 36/100। अब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व आप लोग आगे का डिटेल खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये जस्ट हम एक आपको आइडिया बता दिए। तो वेरिएंस आपका आ गया बेटा 28/75, 28/75, यही आपको फाइंड करना था। देखो है कि नहीं है, है। फर्स्ट आंसर ये है आपका बच्चे, ये देखो फर्स्ट आंसर, तो 28/75 आ गया आंसर, ओके।